सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबको नवदुर्गा और रामनवमी की बेहद शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। व्रत उपवास रखे, कन्याएं जिमाई, कंजकें रखी। मुझे अपना ज़माना याद आ जाता है। जब मेरा ज़माना था और कंजकें बुलाई जाती थी तो सारा दिन हम डिमांड में रहते थे, एक घर से दूसरे घर, और सारा दिन हलवा पूरी खाना और साथ में चवन्नी मिलना। आई डोंट थिंक कि अभी हिंदुस्तान में चवन्नी चलती भी होगी या नहीं, लेकिन उस वक्त वो हमारे लिए खजाना होती थी। तो कहिए कैसा गुजरा आपका ये वक्त जब मैं बिल्कुल गायब रही? तो चलिए लगे हाथ माफ़ कर दीजिए। अच्छा कहो, बुरा कहो, झूठा कहो, सच्चा कहो, हमको सब कबूल, हमसे भूल हो गई, हमका माफ़ी दे दो। माफ़ी दे दीजिए इतने दिन पंचायत से गैर हाजिर रहने के लिए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो कहाँ थी मैं, क्यों नहीं आई इतने दिन? तो मेरे लॉर्ड, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, आम इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी जद्दोजहद जुड़ी होती है ना। लेकिन अब मेरी एक हफ्ते की छुट्टी है, ईस्टर की छुट्टी ले रखी है ऑफिस से, और मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी एक के बाद एक। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने हमारी पंचायत में। तो आप सभी आ ही गए ना? हाँ हाँ, मैं दूंगी सफाई, मैं बताऊंगी मैं कहाँ थी और क्यों नहीं आ पाई। लेकिन उससे पहले एक एक चाय तो बनती है ना। अब पंचायत में हाथ में चाय के कप ना हो, इनफैक्ट चाय के कुल्हड़ ना हो, मीठी मीठी चाय के, तो बात में मज़ा नहीं रहता। तो पहले चाय हो जाए, चाय बिना चैन कहाँ रे। तो मेरे लिए तो चाय परमानेंट बनाती है वंदना। क्यों वंदना, चाय पिलाओगे आज? और उसके साथ ही जिन दो बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों की ड्यूटी लगी है वो है साक्षी मल्होत्रा और हीरल राठौड़। दोनों ही चाय कॉफ़ी पिलाएंगे आप सबको। मुझे चाय बहुत पसंद है। तो वंदना, हीरल और साक्षी, मैं आप तीनों की बनी चाय पीऊंगी, ठीक है? और लगे हाथ तो ये भी बता दो कि जो हमारा अगला व्लॉग होगा, जो हमारी अप्रैल की पंचायत नंबर 2 होगी, ये हमारी अप्रैल की पंचायत 1 है। मैं इस व्लॉग को जल्दी से जल्दी आज खत्म करके जितना भी बना सकती हूँ अपलोड कर देना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अगली पंचायत में चाय बनाने की बारी है साक्षी कर और एसएसजी की। और एक बात की रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे ब्लॉग्स में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन सब में सबके नाम नहीं होते हैं। जैसे कि यही लीजिए एसएसजी, जिन्होंने कहा कि अगली बार वो भी चाय बनाना चाहते हैं, और उनका नाम मैंने लिख तो लिया है, लेकिन उनका पूरा नाम मुझे नहीं पता, उनको क्या क्या के बुलाऊं एसएसजी। तो प्लीज़ अपना नाम बता दिया कीजिए, अच्छा लगता है मुझे आपका नाम लेके बात करना, ठीक है? तो अब मैं बच के नहीं जा सकती और मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे ना आने का क्या वजह थी। वैसे तो 2 वजहें थी, लेकिन एक और वजह थी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हुई। मुझे पढ़कर लगातार इस तरह के मैसेजेस बहुत ज़्यादा कोफ्त होने लगी। आप ठीक समझ रहे हैं, वो मैसेजेस, वो अब्यूज़ थे इब्राहिम फैमिली के ब्लाइंड फॉलोअर्स, जिनकी जाहिलियत उनके मैसेजेस में साफ नज़र आती है। और उस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही, मुझे काफ़ी बुरा लगा उनके ऐसे मैसेजेस पढ़ के जिनका हमारे कंटेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। डायरेक्टली अटैक किया जा रहा था मुझ पर, मेरी एज पर, मेरी लुक पर, मेरे फैशन सेंस पर, जबकि मैं वो सब यहाँ पे डिस्कस करने ही नहीं आती हूँ। ना तो ये व्लॉग्स मेरी एज के बारे में है, ना मेरी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में है, ना ही मेरे फैशन सेंस के बारे में है, बिकॉज मैं तो कोई ऐसा खास फैशन करती नहीं हूँ, ना ही फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ। तो फिर पता नहीं ये लोग आके किस बात में मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। अरे अगर आपके पास कोई सॉलिड बात है तो बात कीजिए ना। जिस तरह की लैंग्वेज ये यूज़ कर रहे थे हमारे कमेंट सेक्शन में आके, जिस तरह के अब्यूज़ कर रहे थे, उससे मुझे बहुत ज़्यादा कोफ्त होने लगी कि ये किस तरह के लोग हैं जो कि आके हमारा चैनल देखते हैं और ऊपर से कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं देते, बल्कि गालियां देने लग जाते हैं। इस तरह इब्राहिम फैमिली का ज़मीर नहीं है, जिस तरह इब्राहिम फैमिली के कोई उसूल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनके फॉलोअर्स भी उस तरह की सोच रखने वाले होंगे। कोई पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, कोई अच्छी सोच रखने वाले तो होंगे नहीं, उनके पास कहने के लिए कुछ अच्छी बातें या कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें तो होंगी नहीं, उनके पास गाली गलौज के अलावा और होगा क्या? तो वो वही देंगे जो उनके पास है और वो बांटने आएंगे। लेकिन फिर भी
जब ऐसी बातें पढ़ी जाती हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि किस तरह के लोग हैं, कैसे हिप्नोटाइज हो रखा है हमारा ये समाज। फैज़ा और शोएब का कोई उसूल नहीं है, कोई ज़मीर नहीं है, उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उनमें इतनी डिसेंसी भी नहीं है कि वो अपनी हरकतें, अपने एक्शंस को कभी भी एक्सेप्ट कर सके। अपॉलोजिस करना तो बहुत दूर की बात है। और जैसे वो खुद हैं वैसे ही ऑब्वियसली जाहिल और अकल के अंध हैं उनके फॉलोअर्स हैं, है ना। हम सच बयान करते हैं और उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स बजाय कि कोई काउंटर डिफेंस या फिर कुछ ऐसी बात करने आए, उल्टा गालियां देने लग जाते हैं। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है। जितनी छोटी कुंद सोच है उनकी, उतनी ही बातें करते हैं यहाँ पर आकर। इंसान की बात से उसकी जहनियत नज़र आती है, उनकी सोच नज़र आती है। और ये जितने भी ब्लाइंड फॉलोअर्स जिनके पास एजुकेशन तो एक रत्ती भर की भी नहीं होती है, खुद की कभी सोच नहीं होती है, कभी ज़िंदगी में कोई किताब उठाकर नहीं पढ़ी होती है, कुछ अच्छे लोगों की सोबत में बैठे नहीं होते हैं, तो उनके एंटरटेनमेंट का सोर्स तो ये जाहिल इब्राहिम से हो सकते हैं। और जिस तरह की बातें वो देखते हैं उनसे पता चलता है कि उनकी अपनी तो कोई ज़िंदगी है नहीं। वो इब्राहिम्स के फेक व्लॉग्स की सतरंगी दुनिया में ही खोए रहते हैं। उनकी कोई पर्सनल लाइफ का गोल, अपनी कुछ ग्रोथ के बारे में सोचना, अपनी ज़िंदगी को कोई बेटर करना, इसके बारे में तो उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स कभी सोचते नहीं होंगे। और रह जाता है उनके पास एक खिसियानापन, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर वो मुझे अब्यूज़ करने लग जाते हैं। और अगर उनको लगता है ये, जी मैं आपको ही कह रही हूँ, जो आकर अभी फिर से अब्यूज़ करने लग जाएंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, अगर आपको लगता है कि आपके ऐसी बकवास बातों से या अब्यूज़ करने से मैं व्लॉग्स बनाना बंद कर दूंगी, तो ये आपकी खुशफहमी है। बल्कि आप ऐसी बेतुकी बातें करके मुझे और एनकरेज करते हैं। जितना ज़्यादा थ्रेटन करेंगे उतने ज़्यादा ब्लॉग्स देखेंगे। और सच्चाई तो ये कि मैं खुद नहीं चाहती थी कि इब्राहिम से ब्लॉग बनाऊं पिछले कुछ हफ्तों से, और रिव्यू देने के लिए उनके ब्लॉग्स देखने पड़ रहे थे मुझे, क्योंकि आप सब चाह रहे थे कि मैं उनके इस ब्लॉग पर रिव्यू दूं या उस ब्लॉग को डिकोड करूं, तो उसके लिए मुझे उनके ब्लॉग्स देखने पड़ रहे थे। और मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने ब्रेन नंबिंग ब्लॉग्स होते हैं उनके, इतने मोनोटोनस होते हैं, इतना सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, स्क्रिप्टेड, और ज़रूरत से ज़्यादा फेक मिठास होती है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे इंसान को एंटरटेन हो सके। बाकी जो बिना दिमाग वाले लोग हैं उनको तो किसी भी चीज़ से एंटरटेनमेंट हो जाता है। बहरहाल मैं इतना ज़्यादा पक चुकी थी कि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं इनके व्लॉग्स और ज़्यादा देखूं, और मैं सोच रही थी कि बस अब मैं इनके बारे में और व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनको कहने के लिए है क्या। इतना कुछ कह रहे हैं सब, लेकिन इन इंसानों की ज़िंदगी पर, उनके कानों पर कोई जू नहीं रेंगती है, क्योंकि वो पैसे के पीर हैं, उनको सिर्फ पैसा नज़र आता है। तो सच बात यही है कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि अब मैं उनको डीबंक करूं, डीकोड करूं उनके ब्लॉग्स को, क्योंकि मुझसे उनके ब्लॉग्स और नहीं देखे जाते। लेकिन इनके ब्लाइंड फॉलोअर्स ने कंटिन्यूअसली इतने बकवास बकवास मैसेजेस कमेंट करे, इतना अब्यूज़ किया, चाहे वो मेरी एज को लेकर हो, चाहे वो मेरी लुक को लेकर हो, चाहे वो मेरे आम जिंदगी में कपड़े पहने हुए हैं उसको लेकर हो, चाहे वो मेरे मोटापे को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो। इन लोगों ने, इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, उन्होंने और सब बातों का मजाक उड़ाया, उन्होंने और सब बातों पर अटैक किया, सिवाय कि इनको डिफेंड करने के। उनको डिफेंड करने के लिए, इब्राहिम्स को डिफेंड करने के लिए, फैज़ा बेगम को डिफेंड करने के लिए, इस जुल्फों वाले गुलफाम को डिफेंड करने से बेहतर उन्होंने ये सोचा कि वो हम पर अटैक करे। लेकिन उससे क्या फ़ायदा? उससे तो आपने मुझे और ज़्यादा इनकरेज किया, जबकि मैं व्लॉग नहीं बनाना चाहती थी। तो ये कह के कि डर गई किससे? मैं डरी तो नहीं, बहरहाल एनकरेज ज़रूर हो गई। और मैंने सोचा कि ठीक है, फिर अगर आप मुझे इतना मिस कर रहे हैं तो मैं क्यों ना आकर फिर से व्लॉग बनाऊं। अगर आप सब आके अब्यूज़ ना करते ना, तो शायद मैं फिर से उनको डिकोड करने के ब्लॉग्स ना बनाती, तो शायद मैं फिर से आपकी फैज़ा बेगम और जुल्फों वाले गुलफाम के बैंड बजाने ना आती अपनी पंचायत के साथ। इतनी घटिया सोच के कमेंट्स करने लगे नीचे आके, तो मुझे लगा अच्छा, मेरे व्लॉग्स का इतना शोर, मेरे व्लॉग्स का इतना असर, हमारी पंचायत ने इतना तूफान मचा दिया है कि आप सबको इतनी मिर्ची लग रही है कि आके आप ऐसी जुबान बोलने पर मजबूर हो गए। तो फिर मैंने सोचा ये जो शोर उठा है इसको दबाना नहीं चाहिए, है ना। नाउ आई विल कंटिन्यू व्हेन आई सी द नीड। और अब जब भी मुझे लगेगा आपके गुलफाम साहब और फैज़ा बेगम को थोड़ा सीधा करना है, तो मैं ये व्लॉग बनाने आ जाऊंगी। और अगर आप इसी तरह मुझे अब्यूज करते रहे तो लगातार व्लॉग आएंगे। फिर आप लोगों ने जितना अब्यूज़ करा, जितना थ्रेटन किया मेरी आवाज़ दबाने को, हमारी पंचायत की आवाज़ दबाने को, इतना नीचे गिर गए कि मेरी सीढ़ी बन गए।
अब आपके सरों के ऊपर पाँव रखकर हमारी पंचायत आगे बढ़ेगी अपनी मंजिल की तरफ। तो हमारी पंचायत के सारे सदस्य, मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों, छोटे बड़े सारे साथियों, आप सबकी वजह से ये पंचायत चल रही है और हमेशा चलती रहे। तो ये भी एक वजह थी जो कि मैंने एक ब्रेक लिया। मैं नहीं चाहती थी इन लोगों का वीडियोस देखना, क्योंकि उसके देखकर और ज़्यादा कोफ्त होती है और ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक गई, मैं यहाँ हूँ। और दूसरी जो मेन वजह थी जिसकी वजह से मुझे वाकई में वक्त नहीं मिला, बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला, वो मेरी पर्सनल वजह थी। बता ही देती हूँ आपको लगे हाथों। दरअसल किचन की छत टपकने लग गई थी, लीक होने लग गई थी। ऑफिस से आई एक दिन तो सारा पानी पानी पानी, देखा तो छत टपक रही है। और फिर उसके बाद तो मेरे पास एक सेकेंड हैंड गाड़ी है, लेकिन वो आए दिन ख़राब हो जाती है। अभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती नई गाड़ी लेना, तो अच्छे भला काम चल जाता है इससे, ऑफिस का काम चल जाता है, ऑफिस आना जाना, बच्चों का स्कूल आना जाना, ये सब काम चल जाता है इस गाड़ी में। लेकिन आए दिन ख़राब भी हो जाती है, बीमार पड़ती रहती है, तो फिर उसकी रिपेयर के लिए भी तो ये एक साथ दो बड़े खर्चे आ गए थे। एक तो किचन की सीलिंग लीक होने लग गई थी और एक गाड़ी ख़राब हो रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा ओवर टाइम लेना पड़ा ऑफिस से। तो फिर बजाय कि 8 घंटों के मुझे 12 आवर्स काम करना पड़ा, तो उसकी वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता था व्लॉग्स बनाने का। लेकिन अब हाजिर हूँ मैं आपके पास, माफ़ी भी मांग चुकी हूँ और आई होप कि आपने माफ़ भी कर दिया हो। आप समझते हैं, आप सब समझते हैं, इवन दो जब आप मैसेजेस डालते हैं, पूछते हैं कि कब आ रही हो, कहाँ हो, व्लॉग बनाने का वादा किया था लेकिन बनाया नहीं, तो ये मजबूरियाँ थी मेरी। तो ओवर टाइम की वजह से नॉन स्टॉप ऑफिस वर्क था, तो या तो ऑफिस काम कर लेती या फिर ब्लॉग्स बना लेती तो इस वजह से मुझे अपना काम निपटाना था। अब इब्राहिम्स की तरह तो नहीं कि जब भी हमें ज़रूरत हो तो कैमरा उठाया और बना दिया एक फेक व्लॉग और आ गई गाड़ी। हमें मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है ना। लगे हाथों एक बात और याद आ गई कि जो ये फॉलोअर्स आते हैं ना, इतनी छोटी सी सोच, इतना छोटा सा दिमाग, तो ये जो फॉलोअर्स आ जाते हैं ना इब्राहिम फैमिली के, उनको डिफेंड करने और डिफेंड करने के बजाय वो हमको अब्यूज़ करने लग जाते हैं। तो वो आए दिन क्या कहते हैं मुझे कि तुम्हारी रोटियां सिक रही हैं इब्राहिम्स की वजह से, इब्राहिम और फैज़ा बेगम की वजह से तुम्हारी रोटियां सिक रही है, घर चल रहा है। तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तथास्तु, ऐसा ही हो, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, सच हो जाए, है ना। अभी तक तो नहीं सीखी मेरी रोटियां, लेकिन इंशाल्लाह आपकी जो ये इच्छा है ना, जो ये आप आकर ये कहते हैं, ये आपकी सच हो जाए। ये आपकी जो ब्लेम करते हैं ना कि उनकी वजह से मेरी रोटियां जल रही हैं, तो ये सब सच हो ही जाए, फिर एक दिन ऐसा ही हो। आप जानते हैं कि आज तक मैंने से एक पैनी भी अर्न नहीं करी अपने ब्लॉग से, क्योंकि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ये मेरी सोल इनकम सोर्स नहीं है। लेकिन अगर ये अब्यूज़र इतना ही उछल रहे हैं तो होपफुली प्रभु इच्छा से एक दिन ऐसा भी हो जाएगा। तो आप इस बात के गवाह हैं कि आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, जैसे फैज़ा बेगम और उनके गुलफाम साहब कहते हैं हर बार आखिरी में चिपका कर एक लेक्चर। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सपोर्ट कीजिए गुड कंटेंट को। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद हैं, अगर आप सहमत हैं मेरी बात से, अगर आपके विचार मेरे विचारों से मिलते हैं, अगर हम ख्याल हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे जो जेन्युइन कंटेंट बनाने वाले, जो जेन्युइन बनाते हैं, जो जेन्युइन बात करते हैं, जिनकी बातों में सच्चाई है या जिनका कंटेंट आप बार बार देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए उन चैनल्स को और इन अब्यूज़र्स को मिलेगा ठेंगा। तो अभी ये अप्रैल का पहला व्लॉग बना रही हूँ मैं, उसके बाद जितने भी व्लॉग्स हमारे पेंडिंग है वो सारी शिकायतें दूर कर दूंगी मैं। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। ये इब्राहिम हमें मजबूर कर देते हैं कि हम आकर पंचायती व्लॉग्स बनाए, राइट। तो हमारी इस पंचायत का जो एक टॉपिक मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी, आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, साझा करना चाहूँगी, एक ऐसा ज्वलंत सवाल, एक ऐसा जलता हुआ सवाल जो कि शायद हम सब के जहन में है, जो कि हम सब उस बारे में सोच रहे हैं। तो मैं आज उसके बारे में बात करना चाहूँगी, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में। वो है इब्राहिम्स की ग्रैंड मदर के बारे में, उनकी दादी के बारे में। वैसे क्या सोचा था आपने फैज़ा बेगम और जुल्फ़ों वाले गुलफाम कि मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो भूल जाऊंगी। हम इतने दिनों बाद आए हैं पंचायत में बैठने, तो हम भूल चुके होंगे कि आपने अपने उस रोने धोने वाले व्लॉग में क्या क्या कहानियाँ सुनाई थी। नहीं, हम भूलने वालों में से नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। तो पिछले कई महीनों से हम जब उनके ब्लॉग्स देख रहे थे तो ये बात चल भी रही है और चुभ भी रही है।
और कोई भी गैरतमंद इंसान, कोई भी एक अच्छा इंसान जिसके दिल में ममता है, प्यार है, जिसके दिल में अपने बुजुर्गों के प्रति एक सम्मान है, उन सबको ये बात चुभनी ही चाहिए। जैसा कि मैं हर पंचायत में हमेशा कहती हूँ और आप सब गवाह हैं इस बात के कि मैंने कभी भी वो बात डिस्कस या ब्लेम नहीं करी है इब्राहिम्स को जो कि मैंने कहीं से सुनी हो। मैंने हमेशा उन विषयों पर बात करी है जो कि मैंने उनके ब्लॉग्स में देखी है और महसूस करी है और उनके मुंह से खुद सुनी है, और उन विषयों पर ही बात करना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि उन बातों से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनके उस व्लॉग में जिसमें फैज़ा बेगम का कोहराम था और उसके बाद जनाब का व्लॉग था जिसमें वो दुनिया भर की सफाइयाँ पेश कर रहे थे और धमकियाँ भी दे रहे थे साथ साथ में, याद है ना आपको? उसका हमने अभी हिसाब नहीं किया है, तो चलिए एक के बाद एक हिसाब करेंगे। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, राइट? इसीलिए जनाब उसमें घुमा फिरा के सफाइयाँ पेश कर रहे थे अपनी दादी के विषय में। गुलफाम साहब अपनी जुल्फों को झटक झटक के खिसिया खिसिया के ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि पता है आप सबको कि मैं अपनी दादी के फ्यूनरल पे क्यों नहीं गया था? क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे। यही एक्सक्यूज दिया था ना आपने। हाँ, सवाल ये नहीं है कि आप अपनी दादी के फ्यूनरल पर क्यों नहीं गए थे। सवाल ये है कि अपने आखिरी वक्त में, अपनी उम्र के उस पड़ाव में, अपनी मौत के वक्त तुम्हारी दादी तुम्हारे पास क्यों नहीं थी? तुम्हारी दादी अपने आखिरी वक्त में अपने बेटे के पास क्यों नहीं थी? अपने पोते के पास क्यों नहीं थी? हमने ये तो सवाल ही आपसे नहीं पूछा कि अपनी दादी के मरने पर, उनके जनाजे पर आप क्यों नहीं गए थे। हमारा सवाल ये है, आपके फादर जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे, आपकी दादी उसी हॉस्पिटल में क्यों एडमिट नहीं थी? क्यों उनकी तीमारदारी वहां पर नहीं हो रही थी? तो आज हमारी पंचायत में हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात का जिक्र करना तो बनता है मैडम के स्टाइल में। उनके प्रीवियस व्लॉग में, अभी रिसेंट जो व्लॉग था, उसमें एक सीन था जिसमें शोएब अपने फादर के जूते के फीते बांध रहा है एंड वेरी कन्वीनियंटली हमेशा की तरह कैमरा उनकी तरफ ही घुमा हुआ है और मैडम कैमरे में कैप्चर कर रही है। मैडम के एग्जैक्ट वर्ड क्या थे कि इतना क्यूट मोमेंट बनाया है ना ये, शोएब अपने फादर के शू लेसेस बांध रहे हैं उनकी वॉक पे जाने के लिए, तो इतना क्यूट लगा ना ये मोमेंट कि मैंने सोचा कि इसको तो कैप्चर करना बनता है। मैडम, ये क्यूट मोमेंट होता नहीं है, ये क्यूट मोमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये क्यूट मोमेंट बनाते हैं आप लोग। कैमरा, लाइट, एक्शन, चलो शुरू हो जाओ। और फिर सारे अच्छे काम जो भी आप दिखाते हैं ना, वो कैमरे के लिए किए जाते हैं। ना तो आपकी इबादत पर्दे में है, ना आपकी खैरात पर्दे में है, और ना ही कोई ऐसे अच्छे काम जो कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा करते रहना चाहिए, कैमरा उठा के कैप्चर करने के लिए नहीं। रियल में वो कुछ भी आपका पर्दे में नहीं है, वो तो सब कैमरे के लिए किया जाता है। वो शू के फीते बांधने वाला मोमेंट भी बनाया गया। अच्छे काम तो आप सिर्फ कैमरे के लिए ही करते हैं, उल्लू बनाने के लिए अपनी उन उल्लू ऑडियंस को जो ऑलरेडी उल्लू है। कुछ छोड़ा है आपने कैश करने के लिए? कोई ऐसा लाइफ का इमोशन, कोई ऐसा पल जिससे कि आप कैश ना कर सके? नहीं, दादी के मुंह में दवाई डालते हुए की तो कोई आपके पास वीडियो नहीं होगी। क्यों? अपनी दादी की तीमारदारी करते हुए की कोई वीडियो नहीं है आपके पास? हाँ, तो गुलफाम साहब, आपके फादर जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उससे पहले का क्या एक्सक्यूज था? जब वो अच्छी तरह चलते फिरते थे, तब उनकी मदर गांव में अकेली क्या कर रही थी? तब आपकी दादी अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में अकेली क्यों थी? वो तुम्हारे पास क्यों नहीं थी? वजह क्या कोई भी एक्सक्यूज हो सकता है अपने अकेले मरते हुए बुजुर्ग माता पिता के पास ना होने का? और वो भी तब जबकि आप काबिल हो इसके कि आप जा सकें, आप उनको ला सकें, अपने पास रख सकें। क्या एक्सक्यूज है इसका? और ऊपर से बेशर्मी ये, जिसकी वजह से हमें ये व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं कि अपने हर व्लॉग के एंड में खाली जुबानी खर्चा, अपने बड़ों का ख्याल रखो, अपने बड़ों की सेवा करो, गलत काम मत करो, सही काम करो। इनमें से आपने कुछ भी छोड़ा है अपने लिए? कुछ भी ऐसा है जो खुद अमल करते हो? या ये सब फिल्म के डायलॉग इसलिए ही लिख कर रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाए, जिनके पास खुद की ज़िंदगी जीने के लिए कुछ हो नहीं? तो गुलफाम साहब, आपकी अम्मी अपने बेटे को तो अपने पास रखना चाहती, लेकिन उसी अम्मी ने तुम्हारी
अपनी सास को उसके बेटे से अलग कर दिया, तो क्यों जिंदगी के उस पड़ाव में जहां पर तुम्हारी दादी अपने भरे पूरे परिवार के आसपास होनी चाहिए थी, क्यों नहीं तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पास दम तोड़ा? क्यों नहीं तुम्हारी दादी तुम्हारे घर में थी? क्यों नहीं तीमारदारी की गई तुम्हारी दादी की? क्यों नहीं हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया जहां पर तुम्हारे पिता थे? तुम्हारे पिता तुम्हारी दादी के बेटे लगते हैं जैसे तुम अपनी माँ के बेटे लगते हो, तो उस बात का क्या एक्सक्यूज है? फादर की तीमारदारी करते हैं लेकिन अपनी दादी की नहीं, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं कहीं गांव की अंधेरी गलियों में। और रीसेंट व्लॉग्स में मैंने देखा कि ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं किसी भी तरह के इमोशन को कैश करने का। तो क्या दिखाया जा रहा था कि हमने अपनी मासी के बच्चों को, अपनी कजन्स को गांव से लाकर यहाँ पर पढ़ाया लिखाया। हमारी ज़िंदगी का वो सबसे बेस्ट डिसीजन था कि हमने उन दोनों को यहाँ बुलाया, पढ़ाया लिखाया। और उस पर फैज़ा बेगम इमोशनल होने का नाटक करके आंसू बहाने लग गई कि मैं बहुत इमोशनल हूँ कि जिन बच्चों को मैं यहाँ पर लाके उनको पढ़ाया लिखाया वो आज किस मुकाम पर हैं, वो कितना प्राउड फील करवाते हैं। शर्म तो नहीं आई आपको? डूब मरना चाहिए आपको, क्योंकि उन बच्चों के माता पिता हैं, अच्छे भले वेल सेटल्ड हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। सबसे ज्यादा जरूरत होती है बुढ़ापे में माता पिता को अपनी औलाद की। तुम्हारी बात में तब दम होता अगर तुम अपनी बुजुर्ग दादी को गांव से लाके यहाँ पर रखते और आपका फर्ज था, कोई एहसान नहीं कर रहे थे, अगर लाते उनकी तीमारदारी करते और वो तुम्हारे पास से फौत होती, तुम्हारे पास से दम तोड़ती, तुम्हारे पास रहकर एक खुशनुमा जिंदगी देखने के बाद दुनिया छोड़ती। वो तो आपने नहीं किया। सिर्फ हिपोक्रेसी, सिर्फ दिखावे के लिए आप अपने कजन्स को लेकर आ गए गांव से, उनको पढ़ाने लिखाने लग गए यहाँ पर, क्योंकि आपको दुनिया को दिखाना था कि देखिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अपनी दादी को गांव में मरने के लिए छोड़ दिया। ये है आपकी असलियत। जैसे कि मैंने कहा कि गुलफाम के जो कजन्स हैं उनके माता पिता भी जिंदा हैं, उनके माता पिता वेल ऑफ भी हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी बूढ़ी दादी को थी, उनकी तीमारदारी की। इन्होंने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, जगह जगह भटकने के लिए छोड़ दिया। और शर्म की बात तो ये है, ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं ना इब्राहिम्स के, उनको भी समझ नहीं आता कि इतने घटिया सोच रखने वालों को फॉलो करते हैं, इतने घटिया सोच रखने वालों के लिए लड़ने आ जाते हैं। आप भी अपने घर के बुजुर्गों को इस तरह मरने के लिए छोड़ देंगे, यही फॉलो करेंगे आप भी। ये जो कजन्स हैं इनके लिए उनके माता पिता थे, लेकिन तुम्हारी दादी के पास कौन था उसके लिए? सोच के शर्म आती है। कैसे धर्मांध लोग हैं जो कि उनको प्रेज करते हैं कि वो अपने कजन्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि अपनी बूढ़ी दादी को मरने के लिए उन्होंने गांव में छोड़ दिया था। सोच के दिल मुंह को आ जाता है। जो गुलफाम साहब की मदर हैं, जो कि बड़े बड़े लेक्चर देती हैं, खिदमत करनी चाहिए अपने बुजुर्गों की, इस बात की दलील देती हैं। अपनी सास के साथ उन्होंने क्या किया? अब ये बात हम दूसरों की सुनकर तो नहीं कह रहे, ये तो हमें दिख ही रहा है कि आज तक हमने इब्राहिम फैमिली में उसके पिता की तरफ के परिवार के लोग कभी भी नहीं देखे। तुम्हारी बड़ी नाजों से पाली हमारी बन्नो, तुम्हारी जो ये अम्मी है ना, जो इस बुढ़ौती में भी शर्मा शर्मा के हाथों में मेहंदी लगा लगा के इतराती हैं, शर्मा शर्मा के नई दुल्हनियां बनी घूमती हैं, दूसरों को दुआएं देने का नाटक करती हैं, नमाजें अदा करती हैं। उन्होंने अपने घर में अपना मायका बसा रखा है, अपनी मदर से लेकर अपनी बहनों को लेकर अपने भाई भतीजों को लेकर सारा कुनबा बसा रखा है। लेकिन सिर्फ इसी घर में एक बुजुर्ग सास की जगह नहीं थी। अपनी बहू की तारीफें करती नहीं थकती। तुम अपनी सास के लिए क्या साबित हुई? जिस बात के लिए सच में आपको अपने हाथों में अपना मुंह छुपा के डूब मरना चाहिए शर्म से, वो है अपने घर की बुजुर्ग, अपनी सास की इतनी दर्दनाक मौत पर, और आपका कुछ ना करना सबसे ज्यादा शर्मनाक है उसमें। तो जब ये शर्मीली दुल्हनिया, जिसके शौक आज तक इस उम्र में भी पूरे नहीं होते, जिसे नए नए कपड़े चाहिए, रंगीन चूड़ियां चाहिए, हाथों में मेहंदी लगवानी है, शर्माना है, खाना पीना है, सब कुछ करना है, क्या इस औरत को कभी अपनी सास की याद नहीं आई? अगर ये जो बेटे बहू के होते हुए भी अगर इसका भी अंजाम अपनी सास के जैसा हो, तो क्या इसको अपने आखिरी वक्त में एड़ियां रगड़ते हुए अपनी उस बुजुर्ग सास की याद आएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो ये मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से सोचते हैं, इनके अंदर इतनी गहराई नहीं होती है। और वो इनके हरकतों से भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके पास सिर्फ करने को वही चीज़ें हैं जो पैसों से की जा सकती हैं।
तो आज के इस ब्लॉग में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत तपी हुई हूँ इस बात से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची है कि अपने माँ बाप की इतनी दर्दनाक हालत में पहुँचाने की जिम्मेदारी इब्राहिम फैमिली के लोग हैं, जो ये सारे दुहाई देते हैं रिश्तों की। तो क्या ये रिश्ता सिर्फ उनकी माँ के परिवार वालों से ही जुड़ा हुआ है? क्या उनके पिता के परिवार वालों से जितने भी रिश्ते जुड़े हुए हैं उनका कोई मोल नहीं है? और दूसरी बात, इनके पिता तो बीमार अब हुए हैं ना, और मैंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं बुजुर्गों का सम्मान करना जानती हूँ, लेकिन बुजुर्ग सम्मान के लायक भी होने चाहिए। सिर्फ उम्र बड़ी हो जाने से कोई इंसान इज्जत के लायक नहीं हो जाता। अपने कर्मों की वजह से, अपने व्यवहार, अपने जो उसूल हैं उसकी वजह से उस इंसान की इज्जत की जाती है, उस वजह से इंसान इज्जत कमाता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, उनकी मौत कभी दर्दनाक अकेले में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो हम सबसे बड़े फेलियर हैं। हम सबसे बड़े फेलियर हैं ज़िंदगी में। हमने चाहे कुछ भी कमाया हो, लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जो कि हमारी तरफ देखते हैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में, अगर वो इस तरह एड़िया रगड़ रगड़ कर अकेली मौत मरें तो लानत है। लानत है आपकी सक्सेस पर, चाहे किसी तरह भी ज़िंदगी में आपने हासिल करी हो, उसका कोई मोल नहीं है। तो आपके जो ये पिताजी हैं वो कुछ वक्त पहले ही बीमार हुए थे, उससे पहले से ही आप ब्लॉग बना रहे हो कई सालों से। कभी आपकी दादी क्यों नज़र नहीं आई आपके घर में, जबकि यही घर उनका घर होना चाहिए, क्योंकि उनके बेटे का घर है। जिस तरह से गुलफाम साहब, शोएब की मदर, उस घर में रहती हैं अपने बेटे के घर में, तो उसी घर में वो एक बुजुर्ग दादी के लिए जगह नहीं थी। और ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, लानत नहीं भेजते तुम पर? क्यों इतने ज़्यादा आप बेहिस हो चुके हैं, ज़्यादा कायर हैं कि अपने जज्बातों को छुपा कर सच्चाई से आंख नहीं मिला सकते? तो क्या वजह थी कि आपकी दादी की तीमारदारी घर में नहीं हुई? क्या वजह थी कि आपकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं थी जहां पर आपके फादर एडमिट थे? क्यों नहीं आपकी जिम्मेदारी बनती कि आप अपने माता पिता और उनके माता पिता की जिम्मेदारी उठाएं? ये क्यों आपका फर्ज नहीं है? ऐसा क्या एक्सक्यूज हो सकता है कि आप अपनी दादी के मरने पर नहीं गए? सवाल तो ये है कि आपकी दादी आपसे दूर मरी ही क्यों? बिना इलाज, बिना तीमारदारी के क्यों मरी? जबकि उनकी बहू भी थी, उनकी पोतहू भी थी, यानी कि उनके बेटे के बेटे की बहू भी जिंदा है और उनकी बहू भी जिंदा है। उसके बावजूद वो इस तरह अकेले में मरी। तो ये शर्म की बात है और सबसे बड़ा कलंक है तुम्हारे मुंह पर। और आपको डूब मरना चाहिए शर्म से, बजाय कि ये कहने की कि उस वजह से नहीं गए अपनी दादी के जनाजे में। आपको तो वहां होना चाहिए था कि जब उन्होंने दम तोड़ा, आपकी गोद में दम तोड़ना चाहिए था। हमें देखना चाहिए था उनको आपके व्लॉग्स में सालों दर साल, लेकिन वो आज तक नजर नहीं आई। बेटी के माता पिता हो या बेटे के माता पिता हो, दोनों का फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता को, अगर वो अपनी उम्र के उस पड़ाव पे अकेले रह गए हैं, तो बेटा और बेटी दोनों का फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता की देखभाल करें, उनकी इज्जत करें, उनकी मौत आसान बनाए, चाहते हुए उनको ज़िंदगी में सुकून दें। लेकिन वो आपने कुछ नहीं किया। आपकी माँ की तरफ से तो आप दिन रात अपना घर भर के रखते हैं, और वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ ओके। लेकिन आप अगर अपनी ज़िंदगी को पब्लिक में रख के शेयर कर रहे हैं तो सच तो आपको सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि सच बोलने में हम नहीं रुकेंगे। ये कैसे ब्लाइंड फॉलोअर्स इनको आइडियलाइज करते हैं, ऐसे स्पाइनलेस सेल्फिश लोगों को। ये बात काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रही थी कि एक बुजुर्ग औरत इस तरह से मौत को हासिल हुई, जबकि उसका भरा पूरा परिवार था बॉम्बे में। मेरी सोच शायद आप सबसे भी मिलती हो। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे माता पिता नहीं जिंदा, मेरा कोई परिवार नहीं है इंग्लैंड में अब। लेकिन मेरी जो ज़िंदगी की सोच है वो ये कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनके लिए जो भी कुछ करते हैं वो हमारा फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नहीं कहा था हमको पैदा करो, हम उनको पैदा करते हैं, हम उनको जन्म देते हैं अपनी खुशी के लिए, क्योंकि हमें अपना परिवार बनाना होता है, वो हमारा संसार होते हैं। हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए सब कुछ करे, अपनी ज़िंदगी छोड़ के हमारे लिए सब कुछ करे। नहीं, माता पिता का सिर्फ एक फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की जान लगा के अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अच्छी ज़िंदगी दे, और कोई उम्मीद ना करे। लेकिन अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दें, ऐसा अच्छा इंसान बनाए कि आपके बच्चे कभी आपकी मौत को अकेलापन ना दें।
कभी आपकी ज़िंदगी में आखिरी लम्हों में जब आपको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत होगी तो आपके पास खड़े हों। वो सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह ज़िंदगी दिखाते हैं। अगर आप अपने माता पिता की बेइज्जती करेंगे, आपके बच्चे भी वही करेंगे। आप अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे जबकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपकी, अगर आप उस वक्त अपने माँ बाप के पास खड़े होंगे। अगर आप अपने घर की चाबी का गुच्छा अपने बुजुर्ग माँ बाप के हाथ में देंगे तो आपकी औलाद भी वही करेगी ज़्यादातर। तो मैं अपने बच्चों से कभी उम्मीद नहीं करूँगी कि वो मेरे लिए सब कुछ करें, लेकिन मैं उनको ऐसी परवरिश ज़रूर दे रही हूँ कि वो जानते हैं उनको क्या करना है। और इस वजह से मुझे पता है कि मेरी परवरिश सफल होगी और मेरे बच्चे खड़े होंगे जहाँ उनको खड़ा होना है। लेकिन आप खुद तो करें गलत और उम्मीद करें अपनी औलाद से अच्छा करने की आपके साथ, ये नहीं होता। तो यही कहना चाहूँगी आपके साथ। अब हमें बहुत सारे और ब्लॉग्स भी बनाने हैं जिसमें कि फैज़ा बेगम के कोहराम, जिसमें उसने बहुत तरह का अब्यूज़ करा था कई लोगों को जिन्होंने कमेंट्स किए थे, उस व्लॉग के बारे में भी हमें अभी जवाब देने हैं। जनाब गुलफाम साहब हैं, उनको भी तैयार रहना चाहिए हमारे जवाब सुनने का, जो कि हम आने वाले ब्लॉग में बनाते रहेंगे। देर सही लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो आप सब रहिए मेरे साथ। क्या सोचते हैं आप इस बारे में कि मैंने जो आज का ब्लॉग बनाया है सिर्फ एक विषय पर बात करी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था, हमारे बुज़ुर्गों से जुड़ी हुई बात है ये कि आप अपने बुज़ुर्गों से और अपने बच्चों से किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये आपका किरदार दिखाती है। अपने बुज़ुर्ग जो कि कुछ पलों के लिए, कुछ वक्त के लिए आपके साथ होते हैं, तो आप उस वक्त किस तरह उनकी इज्जत करते हैं, किस तरह उनको ज़िंदगी के आखिरी सुकून के पल देते हैं, इससे आपका किरदार तय होता है। तो इसलिए हमें दिखता है कि इब्राहिम फैमिली कितनी पानी में है और कितनी सच है। ये सब झूठ दिखाते हैं, झूठ कहते हैं। इनकी असलियत जो है वो धीरे धीरे दिख रही है दुनिया को। पर बात तो यही है कि जिनका ज़मीर ज़िंदा होगा वो सच देखेंगे, जिनका ज़मीर अंधा होगा इनकी तरह, वो आँख मूंद के इनको फॉलो करेंगे। तो मैं जल्दी आ रही हूँ अगले व्लॉग के साथ। आई नो ये थोड़ा सा सीरियस हुआ व्लॉग, लेकिन कोई विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर हंसी नहीं आती, रोना आता है। तो ये एक वही विषय है आज का। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर जल्दी ही, प्रॉमिस जल्दी मिलूंगी। झूठ को देख के कभी आँख ना मूंदें, उससे आँख मिला के बात करें। रखिए अपना ख्याल और एक दूसरे का भी जिए और जीने दें, और झूठों की पोल खोलते रहें। जय हिंद, नमस्कार।